अब देखो नेक्स्ट पार्ट शुरू करें। केपलर्स लॉ। केपलर नाम के साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स, जो अपने प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ लॉज दिए हैं। एक्चुअल में टाइपो का स्टडी था, फिर उन्होंने उसको फॉलो किया। तो टाइपो ने जो ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है, तो वो लॉ नहीं दिए, तो उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए थे और वो मर गए। फिर उनकी रिसर्च इन्होंने लिया और उसको आगे कंटिन्यू किया। तो वो ऑब्जर्वेशंस पर से उन्होंने अपने भी ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड किए और 3 लॉज दिए प्लैनेट्स के बारे में। वो 3 लॉज लेने से पहले थोड़ा सा समझाना, वो थोड़ा याद रखो, क्योंकि पहले कैसा था, सर्कुलर मोशन 12th में था और ग्रेविटेशन भी 12th में था और रोटेशनल मोशन भी 12th में था। तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट वहां हो जाएंगे। बट अब कैसा हो गया, आधा सर्कुलर मोशन 11th में, आधा सर्कुलर मोशन 12th में, रोटेशनल मोशन उसी में है 12th में, और ग्रेविटेशन इधर डाल दिया 11th में। अब उसमें एंगुलर मोमेंटम दिया है। अब एंगुलर मोमेंटम है 12th में पर यूज कर रहे हैं 11th में, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए थोड़ा सा जो समझा रहा वो थोड़ा देख लो और फिर उसके बाद केपलर्स लॉ शुरू करेंगे। ये याद रखना, बाद में काम आएगा। लीनियर मोमेंटम, ये आप लोगों को पता है, एक बॉडी का इफेक्ट दूसरे बॉडी पे टाइप पे डिपेंड करेगा। सो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो एक बॉडी का इफेक्ट दूसरे बॉडी पे डिपेंड कर रहा लीनियर मोमेंटम पे। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड, केजी वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता, उसका भी एग्जांपल सुनो। जैसे ये है समझो गन, इसमें से हमने बुलेट फायर किया, ये रही अपनी बुलेट। बुलेट जाएंगी इधर, इसका मास है m1 और वेलोसिटी है v1। तो लीनियर मोमेंटम हो गया m1 v1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, अगर बुलेट सामने जा रही तो गन पीछे झटका मारेगी, यानी रिकॉइल होगी। क्या होगी, रिकॉइल। तो इसका मोमेंटम आएगा m2 v2। तो ये दोनों सेम रहेंगे, m2 v2, सिर्फ माइनस साइन डालेंगे क्योंकि एक ये डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन में। समझा था। अगर आप लोग एनसीसी आप लोगों ने किए होंगे तो मे बी आप लोगों को पता होगा, अगर किसी ने एनसीसी में किया होगा, तो जो बड़ी बंदूक देते हैं राइफल, तो उसको पहले चलाने से पहले खड़े रहना सिखाते। एक पैर सामने एक पैर पीछे, प्रॉपर बैलेंस बनाओ। बंदूक का जो हैंडल है पीछे वाला पार्ट, उसको क्या बोलते देखना, पर वो जो हैंडल है पीछे वाला पार्ट, वो यहाँ खंडे पे प्रॉपर्ली ऐसे टिकाना पड़ता, ठीक है। और फिर थोड़ा सामने झुकने को बोलते, या अगर समझो आप लोग उतना नहीं कर पा रहे तो आपको जो सैक रखे हुए रहते वहां पे, उस पे रख के फिर टारगेट पे फायर करने को बोलते। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ये सिखाना जरूरी है कि बंदूक को सपोर्ट कहां देना है खंडे से, क्योंकि जब आप उसमें से बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट तो सामने जाएंगी और रिकॉइल झटका लगेगा बंदूक को पीछे। तो बंदूक का झटका, कुछ बड़े जो बंदूक रहते या राइफल्स जो रहते, उनका गन्स का रिकॉइल इतना ज्यादा रहता कि अगर आपने प्रॉपरली शोल्डर उसको अटैच नहीं किया है तो आपका शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकता, इतना ज्यादा झटका लगता। आपने बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे, तोप जो रहती, पुराने जमाने में जो तोप थी उसको बांध के रखते थे, इतना पैसेज रहता था किले के ऊपर और यहाँ तोप रखी है, तो तोप को वहां चेन से बांध देते थे दीवार से, फिर तोप फायर करते थे। तो जैसे तोप फायर करेंगे वो पीछे आएंगी थोड़ी सी, अगर उसको बांध के नहीं रखेंगे तो वो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। रिकॉइल यानी गोला गया सामने, शेल गया सामने और तोप आई पीछे, तो शेल सामने जा रहा, तोप पीछे झटका मारेगी, इसीलिए उसको बांध के रखते और उसके पीछे नहीं खड़े होते आग लगा के कि पता चला अपना ही सैनिक गया। तो बंदूक में जैसे बचपन में प्लास्टिक वाली बंदूक से अपन निशाना लगाते थे, ऐसा वो हैंडल बंदूक का यहाँ और फायर किए, अरे छोटी सी प्लास्टिक की गोली, छोटी सी प्लास्टिक की बंदूक, कितना रिकॉइल होगा, कुछ नहीं, निग्लिजिबल। बड़ी बंदूक को आप ऐसे लेके फायर नहीं कर सकते, इतने जोर से हिट करेगा कि सामने वाला दुश्मन बने नहीं बने आप लोग चले जाएंगे। तो याद रखना, उसको प्रॉपरली अरेंज करना सिखाते पहले कि शोल्डर को कैसे लगाना है। आप लोग देखो स्नाइपर्स भी जब बताते हैं तो वो जमीन पे रखते उसको स्टैंड के ऊपर, और वो पीछे का जो पार्ट है गन का वो बराबर शोल्डर पे एडजस्ट करके फिर वो व्यू फाइंडर में से देख के फायर करते। मूवीज में देखा हूं आप लोगों ने, हाँ हीरो लोग फायर करते तो कुछ भी चल जाता, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखना, बुलेट सामने जाएंगी, गन पीछे आएंगी, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब समझना, ये m1 v1, ये m2 v2 इधर ले लो, सो m1 v1 प्लस m2
v2 इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन राइट p1 इसकी जगह लिख सकते p2 इट इज 0। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व। बुलेट फायर करने के पहले दोनों रेस्ट में थे, गन भी और बुलेट भी, मोमेंटम 0। फायर करने के बाद भी मोमेंटम 0, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। देखो तो याद रखना, बहुत जोर से बंदूक रिकॉइल करती। बहुत सारे ऐसे साइंस ऑफ स्टूपिड वगैरह आते हैं, उसमें बहुत सारे बार बताते हैं कि ऐसे पकड़ के कैसे कभी रैंडम फायर किया तो बंदूक पीछे चली गई हाथ से उड़ के, या झटका लगा या मुंह पे आके लग गई। तो ऐसे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर नेट पे ढूंढेंगे तो ये है बुलेट सामने जाएंगे, गन पीछे, तो ये लॉजिक समझना। बुलेट का मास कम है इसीलिए उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और गन का मास ज्यादा है इसीलिए उसकी वेलोसिटी कम रहती है। झटका मारेंगे एक बार कम रहेगी, बुलेट जितनी वेलोसिटी नहीं रहेगी, पर वो भी झटका भी बहुत पावरफुल रहेगा अगर बड़ी बंदूक यूज कर रहे हो या ओरिजिनल राइफल यूज कर रहे होंगे तो। देखो तो याद रखना, बुलेट का मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, गन का मास ज्यादा, वेलोसिटी कम, प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। यही सेम लॉजिक बॉम्ब जब ब्लास्ट होता उसमें आता है। ठीक है, सपोज दिस इज अ बॉम्ब, मेरी ड्राइंग खराब है तो आप लोगों को इसको बॉम्ब इमेजिन करना पड़ेगा। ये ब्लास्ट हुआ और 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, सबका साइज अलग अलग है। ये इधर जाएगा, सब रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे, सभी एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इसका मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, इसका मास इनटू वेलोसिटी, इसका मास इनटू वेलोसिटी और इसका सब रैंडम डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो p1 + p2 + p3 + p4 विल बी इक्वल टू अगेन। देखो जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पुणे के बेकरी में वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, बहुत पहले की बात है। तो वहां पे जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या लॉजिक यूज किया था, उसमें टिफिन में पहले तो एक्सप्लोजिव रखा है, जो भी रखा हुआ उन्होंने एक्सप्लोजिव, और उसके आजू बाजू में जैसे अपना बॉल बेरिंग्स, उसके छर्रे, बॉल्स, छोटे छोटे नेल्स के टुकड़े या छोटे छोटे मेटल के टुकड़े डाल दिए उसके आजू बाजू में। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उन टुकड़ों का मास कम था, इसीलिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी और वो टुकड़े सब तरफ स्प्रेड हुए बहुत ज्यादा स्पीड से, और कुछ पीसेस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जो वहां पे 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी थी उनके जो मेटल है उसको पेनिट्रेट करके अंदर तक चले गए। तो उन्होंने भी ऐसे ही लॉजिक यूज किया था कि जब ब्लास्ट होगा तो उसमें छोटे टुकड़े डाले थे। छोटे टुकड़े डालने से ये होगा कि जितना मास कम रहेगा उतनी वेलोसिटी उनको ब्लास्ट के बाद उस पार्टिकल की ज्यादा मिलेगी, डैमेज ज्यादा। मतलब समझा रहा था एग्जांपल है। तो ये लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। लीनियर मोमेंटम बोल रहे स्ट्रेट लाइन में है, तो ये याद रखना, लीनियर मोमेंटम चाहे वो गन फायर कर रहे हो चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। रॉकेट में भी होता, दिवाली का रॉकेट लेते अभी ये, तो जब यहां पे अपन फायर करेंगे तो हॉट गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, और एक्चुअल रॉकेट जो है उसमें भी ऐसे ही लॉजिक रहता है। आप लोग देखो जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो नीचे से हॉट गैसेस निकलती, तो छोटे छोटे होल्स में से गैसेस निकलेंगे, तो इसका मोमेंटम m1v1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा m2v2। तो ऐसे वो रॉकेट लॉन्च होगा, वहां पे भी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इसीलिए वो गैसेस छोटे छोटे होल्स में से निकालते हैं रॉकेट लॉन्च करते समय। तो छोटा होल है तो वेलोसिटी डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, तो रॉकेट को अपथ्रस्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ वो मूव होगा। तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, याद रखना। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला 12th में है, डिराइव करेंगे वहां पे। अभी सिर्फ थोड़ा लॉजिक समझा रहा हूं, वो याद रखना। ये समझ में आ गया दोनों एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड दिस इज थर्ड एग्जांपल। दिमाग में रखना, बाद में है फिर से लेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में है लॉज ऑफ मोशन में, और वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और उसमें डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हुआ पॉसिबल तो अपन वो क्लास में ही लेने की कोशिश करेंगे। तो उसमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फिर से आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम तो 12th में, इसलिए छोटा सा पॉइंट बता रहा, ध्यान रखना। तो ये मिटा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब लीनियर मोमेंटम
कौन से मोशन में आएगा? लीनियर मोशन में। तो अब ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से, और उसका फॉर्मूला है ये लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे r क्रॉस p। तो अगर सादा लिखेंगे तो p का फॉर्मूला है mv और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अपना जो सर्कुलर मोशन है, समझो ये एंगुलर मोमेंटम कौन सा मोशन में आएगा? सर्कुलर में आएगा, सर्कुलर मोशन में। तो मास तो चेंज नहीं होने वाला, v और r बचे थे, m हटा दो कांस्टेंट है, बचा है v और r। कौन सा मोशन ले रहे हैं? सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस ज्यादा हुआ, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी सर्कुलर मोशन में कंजर्व रहेंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ गया यानी सेंटर से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, अपन एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाने वाले, एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लगाने वाले। नाउ अगर उसी का डिस्टेंस अपन ने कम कर दिया, जैसे सपोज एक टेबल है, मैंने पहले ही बोला मेरी ड्राइंग खराब है, इसको इमेजिन करो टेबल है, ये बेचारे की धूप है, यहाँ पे एक छोटा सा होल है और इसके ऊपर अपन ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको अपन गोल घुमा है, और धागा है अपने पास, अपन होल में से नीचे खींच सकते हैं, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, आप वो गोल घूम रहा, आप उसको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाने वाले, आप धागे को थोड़ा नीचे खींच लो, यानी अपन ने डिस्टेंस कम कर दिया, अब वो यहां रोटेट कर रहा, तो आपने ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अब दूसरा vr, m तो चेंज नहीं हुआ, आपने डिस्टेंस कम कर दिया तो रोटेशन की वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रोटेशन की वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। डिस्टेंस ज्यादा था तो स्लो रोटेट हो रहा था, अब आप उसको एक्स्ट्रा घुमाने वाले नहीं, आपने एक बार रोटेट कर दिया छोड़ दिया, अब आप खाली ये धागा जो नीचे टेबल से लटक रहा है उसको खींचेंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया रोटेट होते होते। तो अब अपन क्या देखेंगे कि जैसे ही वो नजदीक आया रोटेशन की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन कहां पे? 12th स्टैंडर्ड। अभी फिलहाल लॉजिक याद रखो और फॉर्मूला याद रखना वेक्टर फॉर्म में, या फिर mvr, ये mv और ये तो वेक्टर है, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो कैसे भी लिखा तो चलता है। तो डिस्टेंस ज्यादा था पहले केस में तो वेलोसिटी कम, अब डिस्टेंस कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये लॉजिक अपने काम आने वाला है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। आप लोग घर पे ट्राई करके देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, अभी मेरा तो होगा नहीं, सपोज आप घर पे करके देखना, मे भी शायद आप लोगों ने कभी किया हो, थोड़ा सा चेन वगैरह होंगी या धागा ले लेना, उसको स्टोन बांधना, यहाँ पे ये स्टोन है और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहा है अपन इसको, ठीक है, देखो ये घूम रहा, अब उंगली लगा दो, देखो जब वो रोटेट होगा, अब आप उसको गोल मत घुमाओ, ठीक है, तो फिर से देखो, आप उसको रोटेट किए, अब ऐसे फिंगर अटैच कर दो, देखो, और आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, तो जैसे फिंगर अपन लाएंगे तो पहले रेडियस बड़ी थी तो स्पीड कम, और आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे जैसे उसकी रेडियस कम हो रही, उंगली पे घूमते जा रहा, रेडियस कम, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। विजिबल इफेक्ट है, घर पे करके देखना कि डिस्टेंस कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, करके देखना ये। तो ये तो अभी लूज है, ज्यादा पता नहीं चलेगा, ऐसे यहाँ पे स्टोन बांधना और यहाँ पे धागा, इसको ऐसे से घुमाओ, अब उसको फोर्स देना बंद करके उंगली से ऊपर करना है ऐसे, ठीक है, तो उस पे वाइंड अप होगा वो, तो रेडियस कम, जैसे रेडियस कम होती जाएगी देखना स्पीड ऑफ रोटेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यानी यहाँ पे v और r का प्रोडक्ट, n तो कांस्टेंट है, जो आएगा वही v और r का प्रोडक्ट यहाँ पे भी आएगा, मास तो कांस्टेंट, तो mvr और mvr फर्स्ट केस में दूर था, सेकंड केस में नजदीक आ गया, पर प्रोडक्ट सेम रहेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम L1 विल बी इक्वल टू L2। एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में, लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, पर दोनों कंजर्व है। तो ये देखा, यहां पे मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, मास कम है वेलोसिटी ज्यादा, वैसे यहां पे मास कांस्टेंट है, अपन उसका मास नहीं चेंज कर रहे, वही स्टोन है, पहले डिस्टेंस ज्यादा है, इनिशियली जब घुमा रहे हैं उसको देखो डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, जब
आप फिंगर लगाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, तो अब विजिबल इफेक्ट है, आपको नोटिस करना, आप उसको एक्स्ट्रा फोर्स मत लगाओ, विजिबल है। ये तो थोड़ा लूज है, इससे पता नहीं चलेगा, आप लोग धागा और स्टोन के साथ करके देखना हो। जैसे पहले रेडियस ज्यादा है इनिशियली, तो वेलोसिटी कम, आप जैसे फिंगर लगाएंगे और उसको वाइंड अप होते जाएगा, यानी रेडियस क्या होती जाएंगी, कम, धागे की लेंथ कम होती जाएंगी, तो देखना रोटेशन की वेलोसिटी अपने आप क्या होती जाएंगी, इंक्रीज। तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, मास चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। बुलेट और वो एग्जांपल में मास बदल रहे थे, पर यहाँ मास चेंज नहीं होगा, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो गोल घूम रहा, आपने उसकी रेडियस कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गई। उल्टा भी चलता है, रेडियस बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम, रेडियस कम वेलोसिटी ज्यादा, प्रोडक्ट तीनों का क्या रहेगा, सेम, यानी L1 इज इक्वल टू L2, चाहे वो दूर घूम रहा हो चाहे वो नजदीक घूम रहा हो। पर अगर सेंटर से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, वेलोसिटी कम, सेंटर के पास है, डिस्टेंस कम, वेलोसिटी ज्यादा। ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। इसके बाद लेते हैं केपलर्स लॉ, देख लो एक बार। सिलेबस डिजाइन करने वाले क्या डिजाइन करते हैं वो उनका वही जाने, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बता तो दिया है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। अब अपन ले रहे हैं केपलर्स लॉ, ये पूरा फिर से है डेरिवेशन अपने को, पर 12th स्टैंडर्ड में एंगुलर मोमेंटम, तो वहां तो अपन देखेंगे, और अभी केपलर्स लॉ में काम आएगा तो अपने को याद रखना पड़ेगा वो, ठीक है। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता, वैसे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलो आगे, अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे, केपलर्स लॉज, ठीक है। अब केपलर ने फिर से बता रहा है कौन से लॉज दिए थे, प्लैनेटरी लॉज, यानी प्लैनेट्स के बारे में। तो उन्होंने प्लैनेट का मोशन ऑब्जर्व किया और कुछ लॉज दिए कि प्लैनेट कैसे मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है सभी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। कौन सा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो याद रखना पहला स्टेटमेंट, कौन से ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट। एवरी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो, एवरी प्लैनेट, जैसे मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है या अर्थ है, so every planet is revolving round the sun in an elliptical orbit। अपन जनरली बताते समय सर्कुलर बताते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये सन है और ये प्लैनेट है सर्कुलर मोशन में, बट इट इज नॉट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन, इट इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर ये बनाना है सर्कल, तो अपन क्या करेंगे, एक पिन यहां लगा देंगे, बोर्ड में एक पिन लगा दो, इसको एक धागा बांधो और इसको पेन लगा दो और इसको रोटेट करो धागे को स्ट्रेच करके, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कल। इलिप्स बनाने के लिए दो पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, समझो इनके बीच में का डिस्टेंस है d। अब यहाँ पे और यहाँ पे थ्रेड टाई अप करना है सच दैट कि उसकी लेंथ b से ज्यादा हो, और अब यहाँ पेन लगाओ और उसको घुमाओ, तो क्या बनेगा, इलिप्स। इस सिंगल पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर, इन दो पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो सन या तो इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे, तो अभी फिलहाल अपन यहां ले रहे हैं सन, तो यहां पे भी हो सकता है। देखो ये है सन, कोई प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा तो उसके लिए ये फोकस आ गया, कोई प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा, तो देखो अगर अलग अलग बना है तो ये अलग से ड्रॉ करो, तो इसके लिए फोकस इधर वाला सन एक ही है, पर सभी प्लैनेट एक ही ऑर्बिट में या एक ही डायरेक्शन में नहीं घूम रहे, सब अलग अलग है। एक प्लैनेट ये डायरेक्शन में घूम रहा होगा तो एक ऐसे घूम रहा, तो ये है सन। सो एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। ये दोनों पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with sun at one of its focus। सन कोई तो भी एक फोकस पे है, ठीक है, तो अभी इस फोकस पे ले लिया अपन ने।
तो बाद में भी अपन कंसीडर वही करेंगे कि सर्कुलर मोशन में पर भी प्लैनेटरी लॉज ले रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि कौन से ऑर्बिट में है, इलिप्टिकल, इस शेप को बोलते हैं इलिप्स। अभी बताया 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे, तो दीस 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकस। बस इतना ही लिखना है, ये याद रखना है, ये एक एक्सिस, ये यहां से दूसरा एक्सिस, एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे। तो यहां से यहां तक जो है समझो उसको नाम दिया a, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस को नाम दिया a, इट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, और उसकी लेंथ आएगी ट्वाइस। यहां से यहां तक इसको दिया नाम b, यहां से सेंटर तक, और ये समझो रहेगा फिर b, तो ये हो गया माइनर एक्सिस। ये लॉ में लिखने की जरूरत नहीं है, क्या रखा, इट इज ट्वाइस b। तो यहां से यहां तक ट्वाइस है, यहां से यहां तक ट्वाइस b, ये अपना एक्सिस जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये अपना एक फोकस, एक डिस्टेंस बना है, ये भी, ये एक फोकस, ये दूसरा फोकस, तो ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्वाइस है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्वाइस b, तो इसको बोलेंगे यहां से यहां तक को मेजर एक्सिस, और यहां से यहां तक को माइनर एक्सिस। अगर सिर्फ a बोलेंगे तो वर्ड डालना सेमी मेजर एक्सिस, और सिर्फ b लिखेंगे इतना सेमी माइनर एक्सिस, बस इतना याद रखो। तो याद रखो एवरी प्लैनेट, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, ये डायग्राम बना देना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद रखना है यहां से यहां तक मेजर एक्सिस ट्वाइस है, a प्लस a ट्वाइस है, फोकस यहां आया, देखो बड़ी डायग्राम बना दे, ये फोकस है एक, ये दूसरा फोकस, और ये एक्सिस ऐसे बना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a, तो इसको यहां से यहां तक बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये लिखा है। सिर्फ a बोलेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी वर्ड डालना है, यहां से यहां तक ये b, और इसके आगे भी b, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, और सिर्फ b बोला यानी यहां से यहां तक, तो सेमी माइनर एक्सिस, सेमी वर्ड डालना है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना, स्टेटमेंट लिखना है इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में। एवरी प्लैनेट, फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। यहां पे या यहां पे, दोनों में से किसी एक फोकस पे सन होगा, और ये प्लैनेट गोल घूम रहा है, ठीक है। एवरी प्लैनेट revolve around the sun, every planet revolve around the sun in an elliptical orbit। स्टेटमेंट याद रखो, केपलर्स लॉ का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, केपलर्स के 3 लॉज है, उसमें पहला लॉ उसका स्टेटमेंट है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। उसके 2 फिक्स पॉइंट है, उसमें से एक फिक्स पॉइंट पे कहीं तो भी सन होगा, फोकस बोलते हैं उसको, ये फर्स्ट और ये सेकंड फोकस, और ये थोड़ा सा याद रखना। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, इतना लिखना है। और ये डायग्राम, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखते हैं। अब देखो सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ याद रखना, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। अब ध्यान देना, ये है समझो सन, और ये प्लैनेट। एंगुलर मोमेंटम का जो स्टार्टिंग में बताया था वो याद रखो, ठीक है। ये अपनी रेडियस वेक्टर, सर्कुलर मोशन वाली वेक्टर joining the sun and position of planet is called radius vector। यहाँ पे, वहां पे अपन ने सेंटर बोला था, अभी सेंटर पे कौन है अपने, सन है। समझो, देखो थोड़ी बड़ी डायग्राम बना, ये है अपना सन, अभी ये प्लैनेट का P, और ये सन का S, ये रेडियस वेक्टर। समझो अपन टाइम ले लें, T1 is equals to suppose 5 days, टोटल रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा,
365 डेज अर्थ ही कंसीडर करेंगे तो, ठीक है। तो 5 डेज में वो यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब मान लो वो प्लेनेट यहां पहुंच गया, अब यहां से आगे 5 डेज में कितना जाएगा वो देखना है। टाइम सेम ले रहे हैं, t2 इज इक्वल्स टू अगेन 5 डेज, तो वो अब यहां था, अब यहां तक पहुंच गया। देखो पहले यहां कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जबकि यहां उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। क्यों? समझना, एंगुलर मोमेंटम वाला लॉजिक। पहले वो सेंटर से दूर है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, समझ में आया। फिर यहां पे वो सेंटर के क्लोज है, डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। देखो समझ में आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का, स्टार्टिंग में बताया था L कांस्टेंट रहेगा, m v r, तो यहां r की वैल्यू ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, यहां r की वैल्यू कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, यहां पे जितना है यहां पे भी एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहेगा, बट यहां सन से ज्यादा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, वेलोसिटी कम रहेगी। यहां डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। फिर से देखना, ये डिस्टेंस है समझो r1, ठीक है, तो वेलोसिटी v1। अब यहाँ पे r1 ज्यादा है तो यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी वो कम रहेगी, मास तो उतना ही है। सेकंड केस में मान लो ये है डिस्टेंस r2, तो डिस्टेंस कम है, देखो ना r1 से तो ये कम ही है, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, मास तो फिक्स है। तो अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं। तो टाइम सेम रखा है, 5 डेज में यहां से यहां तक पहुंचा प्लेनेट, जबकि 5 डेज में यहां से समझो यहां तक पहुंच गया। तो यहां ज्यादा डिस्टेंस कवर क्यों हुआ है? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, यहां कम डिस्टेंस कवर हुआ है क्योंकि वेलोसिटी कम, ठीक है। ध्यान रखना वापस से, डिस्टेंस ज्यादा तो वेलोसिटी कम, ये डिस्टेंस कम है मतलब वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक चला गया, ठीक है। पर अपने उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे अपन इसका एरिया, ये जो लाइन ने एरिया बनाया वो ये है समझो एरिया A1, और यहाँ लाइन ने जो एरिया बनाया है वो है A2। तो इस लॉ में ऐसा है कि इफ टाइम इज सेम, टाइम सेम ही रखा है, T1 इज इक्वल्स टू T2, देन वी कैन से दैट A1 इज इक्वल्स टू A2। ये एरिया जो स्वैप करेंगे लाइन वो भी क्या रहेगा सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। तो ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ एरिया, the radius vector, ये याद रखना, radius vector, line joining the sun and position of planet, the radius vector that is line joining the sun and position of planet swept equal area, swept ये एरिया बनाया इसने और ये लाइन ने इधर एरिया बनाया। तो पहले प्लेनेट यहां से यहां तक गया, फिर गोल घूम के यहां आया, तो यहां से यहां तक का लिया है, ठीक है। सो एवरी प्लेनेट, सभी प्लेनेट के लिए सेम रहेगा, the vector joining the sun and position of planet swept equal area in equal interval of time. Aerial velocity is constant, इसको बोलते हैं aerial velocity, distance upon time यानी linear velocity, यहां लेंगे aerial velocity is constant। स्टेटमेंट सुनना, फिर से देखना, यहां वेलोसिटी कम क्यों है, यहां वेलोसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वाला लॉजिक है। डिस्टेंस ज्यादा तो इस प्लैनेट, अभी यहां पे प्लैनेट की वेलोसिटी कम, अब प्लैनेट यहां आ गया तो डिस्टेंस कम है सेंटर से तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं हो रहा। और भी ऐसे ही करती होंगी, देखो यहां जब मूव हो रही तो स्लो, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ गई, थोड़ी बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई, यहां फास्ट फिर स्लो, ऐसे। हाँ टाइम फिक्स लगता 365 पूरे इसको, बट स्पीड सेम नहीं, स्पीड सेम नहीं है, दूर है स्पीड कम, नजदीक है स्पीड ज्यादा। बट फिर से सुनना, वेक्टर जॉइनिंग सन एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट स्वेप, स्वेप ये स्वेप किया एरिया यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक एरिया स्वेप किया, स्वेप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो वेक्टर है 5 दिन में इसने जितना एरिया स्वेप इधर किया है, 5 दिन में वो वेक्टर इधर भी उतना ही एरिया स्वेप करेगा। दैट इज अपन लिख सकते, ये क्या है, एरिया, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी एरिया चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कांस्टेंट है। तो ये प्रूफ भी करेंगे अभी अपन, देखो इसका फॉर्मूला बनाना है,
स्टेटमेंट याद रखो और बाद में प्रूफ लेना है उसका। तो स्टेटमेंट सुन लो वापस। द वेक्टर जॉइनिंग सन एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट, वेक्टर जॉइनिंग सन एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट स्वेप्ट, ये एरिया स्वेप्ट हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया स्वेप्ट हुआ, इतना जो शेडेड है यहाँ इतना, ये पतली स्ट्रिप है, ये मोटा है, तो अगर एरिया काउंट करेंगे इसका और इसका तो एरिया सेम आएगा। एवरी प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया, तो ये जो वेक्टर है ये इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब स्टेटमेंट एक बार ध्यान से सुन लेना और नोट डाउन करना। द वेक्टर जॉइनिंग सन एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एरिया जो स्वेप करेंगे वो भी सेम रहेगा। वेक्टर जॉइनिंग सन एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट स्वेप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज लिखना वर्ड में एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट? एरिया चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए उसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये वेक्टर जब यहां से यहां तक आएगा तो उसने एरिया बना लिया, यहां से यहां तक आएगा तो ये एरिया बन गया। अगर टाइम सेम लिया है तो एरिया भी सेम है, ठीक है। यहां 25 स्ट्रिप है, यहां मोटा है, एरिया सेम है। देखिए प्रूफ लेते हैं उसका। तो ये नोट डाउन करो, पहले फिर मिटाते हैं इसको। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लेना। वेक्टर जॉइनिंग सन and position of planet swept equal area in equal interval of time, that is aerial velocity is constant। यानी एरिया जो चेंज हो रहा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, बट एरिया जो स्वेप हो रहा वो सेम है, इसीलिए बोल रहे हैं एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। लास्ट वर्ड सुनो। Vector joining sun and position of planets swept equal area in equal interval of time, that is aerial velocity is constant। अब प्रूफ लेते हैं उससे। प्रूफ बोलने से अच्छा बोलेंगे ये जो कांस्टेंट है तो बोल देंगे आगे कांस्टेंट टर्म्स आएंगे और इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। देखो देखो आगे ले रहे, ध्यान दो, डायग्राम समझ लेना। ये है आपका सन, पहले वो यहाँ है प्लैनेट, फिर यहाँ आ गया सन, तो इसको अप्रोक्सीमेटली लीनियर कंसीडर कर रहे हैं और ये है dx समझो, और यहाँ से यहाँ तक ये है वेक्टर r, तो ये है शेडेड एरिया। एरिया का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा था तुम लोगों को। एरिया इसको ट्राइंगल जैसे ट्रीट करो, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू इसको लेंगे बेस और इसको लेंगे हाइट, तो बेस लेंगे dx और हाइट लेंगे r, ठीक है। ये सब लिखना नहीं है, ये सभी समझाने के लिए बता रहा हूं, लिखना कहां से वो बताऊंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसा फॉर्मूला लगाया है हाफ बेस इंटू ये हाइट, ठीक है ना, इट इज हाफ और ये r वैसे ये सिर्फ बता रहा, ये अपने दिमाग में रखना है, नोट्स में लिखना नहीं है, समझो। देखो ये है dx, तो सारा फॉर्मूला लगा रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी यहां से यहां तक, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां लिख रहे हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो आप लोग देख लो कैसे आया, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट लिखा है, मैंने बता दिया कैसे आया, ध्यान रखो। तो इसको लिया है बेस, इसको लिया है हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। अब dx को अपन ने कैसे चेंज किया है, देखो सादा फॉर्मूला, यहां से यहां तक की वेलोसिटी है, समझो v, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां अलग है, यहां अलग रहेगी, ठीक है, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, डिस्टेंस ज्यादा है वेलोसिटी कम, डिस्टेंस कम वेलोसिटी ज्यादा, बट l की वैल्यू कांस्टेंट, वो याद। तो ये मिटा, जहां से शुरू करना है वो डायरेक्ट लिख रहे, पर ये एरिया का फॉर्मूला कैसे आया वो देख लो, क्योंकि ये भी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन नहीं किया है, मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना। ट्राइंगल का फॉर्मूला लिया है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस है समझो ये dx और इसको लिया है हाइट, dx को कैसे चेंज किया है देख लो,
velocity is equals to distance upon time, so distance will be velocity into time. अब क्या लिखना है, डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये सब मिटा रहा, जहां से शुरू करना है वो लिख रहे हैं, बट फॉर्मूला कैसे आया देखिए। तो ये खाली एक्सप्लेनेशन दिया, शुरुआत यहां से करेंगे, पर कैसे लिखना है वो बता रहा, तो ये देख लेना कैसे आया, ठीक है। इनटू का साइन मिक्स मत, तो ये हाफ, ये बेस और ये हाइट, तो dx को कैसे चेंज किया देखिए, मिटा रहेगा ना इसको, शुरुआत कहां से करना है वो बता दो। तो अब देखो शुरुआत कहां से करना है, शुरुआत यहां से करेंगे, डेल्टा ए वेक्टर क्वांटिटी, जो फाइनल आंसर लिखा था अभी उसको लिख रहे हैं, हाफ वैसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं r क्रॉस v इंटू b। अभी बताया था ये कैसा है, हाफ बेस लिया था dx, ये हाइट लिखा था r, सो हाफ इसकी जगह लिखा था वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू r, तो वही है देखो v डेल्टा t, v डेल्टा t और ये r, ये r और ये हाफ, ठीक है। तो इसको डेल्टा t लिखो, dt लिखेंगे तो भी चलेगा, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन a। देखो यहाँ तक आगे चलते हैं, समझ में आया, तो इसको अपॉन में ले लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। देखो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसी को बोला था अपन ने एरियल वेलोसिटी, डेल्टा ए ट्रायंगल डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये है एरियल वेलोसिटी। स्टेटमेंट सुनना, द वेक्टर जॉइनिंग सन and position of planets swept equal area in equal interval of time, that is areal velocity यानी change in area with respect to time is constant, वही प्रूफ करना है और उसका फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये हाफ, ये r, ये क्रॉस v। अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं, m से डिवाइड किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया तो चलता है। वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट है, उल्टा मत करना, r क्रॉस v ही याद रखना। तो ये m स्केलर, ये m स्केलर कैंसिल, यही बचा, तो इट इज 1/2m, ये है r वेक्टर r क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी यानी लीनियर मोमेंट। और अभी बताया था सबसे स्टार्टिंग में इस वीडियो के, r क्रॉस p मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कैन बी रिटन एज, इसका खाली मैग्नीट्यूड एल अपॉन ट्वाइस है। अब एल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड कम है, यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट, सो वी कैन से डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज constant, means it will sweep equal area in equal interval of time, ज्यादा चेंज नहीं है। ये कैसे आया मेन है वो समझ लो, इसको अपॉन में ले लिया, ठीक है। mvr, इसी को डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम लिख सकते थे, बताया था अभी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, या इसको लिखो p, r क्रॉस p मतलब एंगुलर मोमेंटम, स्टार्टिंग में यही समझाया था, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम पहले थोड़ा समझा दिया। तो ये याद रखो फॉर्मूला, l कांस्टेंट m कांस्टेंट, यानी डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज कांस्टेंट, मतलब एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट विल स्वेप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना। तो होमवर्क में तीनों लॉज भेजने हैं, तीसरा लॉ लिख रहे हैं, फर्स्ट लॉ में खाली स्टेटमेंट भेजना है और डायग्राम, सेकंड लॉ में स्टेटमेंट ये वाली डायग्राम और इसके पहले निकाली वो भी, और यहां तक प्रूफ भी भेजना है। देखो ये मेन है, ये कैसे है समझ गए, डेल्टा टी को इधर डिवाइड किया, अब इसको मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम बनाना था, तो ये तो m अपॉन में भी लेंगे, तो ये फार्मूला याद रखो, l अपॉन ट्वाइस एरियल वेलोसिटी का फार्मूला है, एरियल वेलोसिटी यानी एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरियल वेलोसिटी, और वो क्या आएगी कांस्टेंट, l अपॉन ट्वाइस। देखिए तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला r क्रॉस p, मैग्नीट्यूड में r p की जगह लिखा था mv, डिस्टेंस ज्यादा वेलोसिटी कम, डिस्टेंस कम वेलोसिटी ज्यादा, बट प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम, l इज कंजर्व, l कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट। तो ये हो गया सेकंड लॉ।
थर्ड लॉ ले लेते हैं, फिर के प्लस लॉ हो गया। सिर्फ ये देख लो स्टार्टिंग में वापस से एक बार कैसे बताया एरिया, बाकी तो इजी। तो एंगुलर मोमेंटम थोड़ा समझाया है मैंने स्टार्टिंग में। अब 12th में है उसका फॉर्मूला यही वाला वापस से r क्रॉस b या mvr, तो काम आएगा बाद में, मतलब लेंगे डिटेल से, तो अभी फिलहाल याद रखते हैं। देख लो एक बार, थर्ड लॉ है, देखो लॉ ऑफ पीरियड। सैटेलाइट के लिए अपन ने डिराइव किया था, ये है अर्थ, ये है सैटेलाइट, सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे प्रूफ किया था अपन ने टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में प्रूफ किया हमने, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये प्रूफ किया है अपन, ठीक है। वही यहाँ पे स्टेटमेंट, पर थोड़ा फर्क है, यहाँ r मतलब क्या थी, रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस, यहाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सन या तो यहाँ है या तो यहाँ है। ये जो है इसको क्या नाम दिया था, यहां से यहां तक सेमी मेजर एक्सिस, तो ये है स्मॉल r अपना अभी फिलहाल। तो यहाँ r मतलब रेडियस था, अभी यहाँ r मतलब ये डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सिस, यानी इससे यहाँ तक। सन या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे, ये नहीं ले रहे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले, एवरेज डिस्टेंस है समझो, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ द पीरियड, स्क्वायर का है पीरियड का, ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, यहां अपन ने बोला था ऑर्बिटल रेडियस, यहां बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बस इतना ही चेंज, ये प्रूफ अपन ने किया है। फिर से सुनना, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड जो रिवॉल्व हो रहा है उसका पीरियड, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जो सैटेलाइट था सिर्फ यहाँ रेडियस थी r मतलब, अब यहाँ r मतलब ये है सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक। सन या तो यहाँ है, ये रेडियस ज्यादा है, ये रेडियस कम है, तो अपन ये वाली एवरेज रेडियस ले रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो एक बार स्टेटमेंट याद रखना, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट जो रिवॉल्व हो रहा है इसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है, ये ऐसा, ये है सन, ये रिवॉल्व हो रहा, तो अर्थ को कितने डेज लगते हैं, 365 डेज, तो वो उसका पीरियड हो गया, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। फिर से एक बार सुनो, लास्ट बार सुन लो, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। तो ये हो गया समझो अपना थर्ड लॉ। तो 3 लॉज है, ये तीनों लॉज होमवर्क में लिख के भेजना है आपको, और सेकंड वाले लॉ का जो डिराइव किया है फॉर्मूला L अपॉन क्वेश्चन, वो भी डिराइव करके भेजना है। फिर से सुन लेना लास्ट बार, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, square of the period of the revolution of the planet around the sun is directly proportional to cube of its semi-major axis. Square of the period of the revolution of the planet around the sun is directly proportional to cube of its semi-major axis. तो ये 3 लॉज याद रखना। इसका प्रूफ अपन ने सैटेलाइट के लिए किया ही था, वही है। ये है टाइम पीरियड, यानी टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन
It is directly proportional to cube of its semi-major axis. Square of the period of the planet around the sun. Square of the period of the planet around the sun is directly proportional to cube of its semi-major axis.